और आज के सेशन को जहां हम लोगों ने उसे एंड किया था रिस्पेक्टेड पूर्णा नलामिको सिमोना जी के कोट से कि इफ वी कैन एक्सेप्ट दैट वी आर द सम टोटल ऑफ ऑल पास्ट थॉट्स, इमोशंस, वर्ड्स, deeds and actions, and that our present lives and choices are colored or shaded by this memory bank of the past, then we begin to see how a process of correcting or setting a right can change our lives, our families, and our society. तो थैंक्स टू रिस्पेक्टेड मैम, बिकॉज इन्होंने इस सेक्रेड विजडम को सबके लिए दुनिया के सामने उन्होंने बहुत सिंप्लीफाई वे में हमारे लिए दुनिया को वो दे करके गए इस विजडम। तो आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। सभी डिवाइन एंजल्स को मेरा नमन। मैं सच बताऊं तो ये जो वेंसडे वाला सेशन स्टार्ट हुआ है, श्वेता ने जो इसमें टॉपिक लिया है, इसकी लोकप्रियता कितनी ज्यादा है मुझे नहीं पता सही में। क्योंकि आफ्टर द सेशन इतने सारे मैसेजेस मेरे पास, आई डोंट नो अबाउट श्वेता, श्वेता के पास कितने आए होंगे, और हमारी इस बारे में बात भी नहीं हो पाई क्योंकि लास्ट वीक हम दोनों ही बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहे। तो लेकिन सच में बता रही हूँ कि जो टॉपिक लिया है श्वेता ने, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कसम ही खा ली है श्वेता ने कि कोई भी कॉर्नर किसी का छोड़ेगी नहीं। अब वो एक बड़ा प्यारा सा मेरे को एक शेर याद आ रहा है कि देने वाले तूने कमी ना की, देने वाले तूने कमी ना की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। रियली क्योंकि जो इसका टॉपिक है, जो टाइटल है, वो ही अपने आप में इतना जबरदस्त है, योर पेन इज नॉट योर बॉस। और अगर ध्यान से सब लोग देखेंगे ना, शांति से बैठ के सोचेंगे, तो सबको ही यही पता चलेगा कि हमने अपने पेन को ही अपना बॉस बना रखा है। और वो पेनफुल मेमोरीज कह लीजिए, वो हर्ट्स कह लीजिए, वो एपिसोड्स कह लीजिए, वो ही आगे तक की लाइफ को बड़े अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं। जैसे हम एक जोक बार बार सुन के क्या उतनी ही इंटेंसिटी से हंस पाएंगे, कितना ही खूबसूरत जोक क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे 5-6 बार, हद से हद आप 2 से 3 बार हंस लेंगे उस पे, उसी इंटेंसिटी से, थोड़ा बहुत हंसी तो हमेशा आ जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है कि जो अच्छी यादें नहीं होती, अच्छे लाइफ के एपिसोड्स नहीं होते, हर बार हम उनको एनर्जी देके उनकी इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। जरा ध्यान से इस बारे में सोचिएगा। एंड नाउ इट्स अ टाइम जब यूनिवर्स ने, डिवाइन ने तय कर लिया है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम सब मिलके नई कहानी। एंड दी ग्रेट डिवाइन सोल श्वेता, जो हमारी पूरी मदद कर रही हैं अब नई कहानी लिखने के लिए। तो अब ना पुरानी कहानियों को सब छोड़ दीजिए। मैं भी पूरी तरह छोड़ रही हूँ, श्वेता भी छोड़ रही है। हमारा मतलब ये कभी नहीं होता, हम तो फाइनल फिनिश प्रोडक्ट बन चुके हैं। हमें कोई इम्प्रोवाइज करने की, कुछ भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं रह गई है। नहीं, वी हम भी उसी नाव में सवार होकर डे बाय डे एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और आप सबसे भी यही पूरी तरह से उम्मीद करते हैं कि अब पुरानी कहानियों को छोड़ के आगे बढ़िए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, रिटर्न टिकट हम सबका कंफर्म है, तो just live a beautiful life. So please help me invite my beautiful $1,000,000 smile queen, Dr. Shweta Tiwari. Love you, thank you, bless you, Shweta. लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन सोल्स को। और थैंक यू दीदी, और सभी लोग को दिल से शुक्रिया करती हूँ। आज जो दीदी ने कहा ना, अगर सच बोले तो दीदी ने आज मेरे मन की बात कही कि सच में मैं आज आपको एक मिनट लूंगी अपनी जर्नी एक्सप्लेन करने के लिए। कुछ साल पहले लाइफ में इतने ज्यादा चैलेंजेस है कि समझ नहीं आ रहा था कि निकलूं कैसे इससे बाहर। तो हमेशा अपने साईं से कहती थी कि मदद करो, रास्ता दिखाओ, रास्ता दिखाओ। और उन्होंने मुझे इस साइंस में लाके खड़ा किया, साइंस ऑफ माइंड में। वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की। और विश्वास करिए, ये चीजें मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने पे काम करने के लिए सीखी थी। मुझे साइंस ऑफ माइंड या हुना फिलॉसफी की जो सबसे अच्छी बात क्या लगी ना, कि खुद पे काम करना है, बाहर किसी को नहीं बदलना है, किसी से कुछ कहना भी नहीं है जाकर के। तो शायद मैं यही चाहती थी कि मुझे किसी से कुछ कहना नहीं पड़े।
और अपने लिए सीखती चली जा रही थी। मेरे मेंटर्स हमेशा कहते थे कि श्वेता, आपको दुनिया को सिखाना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता था सिर्फ मैं अभी परफेक्ट कहाँ हुई हूँ। तो बोले परफेक्शन का वेट करेंगी तो बहुत लेट हो जाएगा। फिर भी कहीं ना कहीं ये था कि नहीं, मैंने अपने लिए सीखी है, मुझे पहले अपने को बेहतर बनाना है। लेकिन कहते हैं ना, आपकी सोच कुछ होती है बट विधाता की सोच कुछ और होती है। मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे नहीं रहती हूँ, लेकिन अचानक से उस दिन किसी अपने मेडिकल के सीएमई के लिए खोला तो रेस्पेक्टेड सोनू शर्मा जी का एक वीडियो मेरे सामने आ गया। क्योंकि मैं जब बहुत ज्यादा चैलेंजेस में थी तो मैं उन्हें सुना करती थी। उनका जो वीडियो था ना, वो मेरे लिए मुझे लगता है लाइफ चेंजिंग हो गया। उसमें उनसे किसी ने सवाल पूछा कि ये बताइए, सबसे ज्यादा ब्रेन कहाँ है, सबसे ज्यादा दिमाग कहाँ है। उन्होंने बोला ग्रेवयार्ड में, मतलब कब्रिस्तान में। तो बच्चों ने पूछा ये मतलब, बोले कहने का मतलब जिनके पास जितना ज्ञान था ना वो लेके चले गए इस दुनिया से बिना दिए हुए। तभी मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मैं भी अपने रास्ते पे चल रही हूँ, उठती हूँ, गिरती हूँ, संभलती हूँ, सीख रही हूँ। और परफेक्ट होने का अगर इंतजार करूंगी तो मैं भी अपनी जो भी सीखा है, समझा है अपनी बुद्धि से, वो लेके चली ना जाऊं। क्योंकि रिसर्च ये कहता है कि आज रात में वर्ल्ड में जितने भी लोग सोएंगे, कल सुबह 2 लाख लोग नहीं जागेंगे। तो लगा कि कल मॉर्निंग में मैं उस 2 लाख में चली गई तो मेरा ज्ञान भी तो मेरे साथ ग्रेवयार्ड में ही चला जाएगा। और वहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई कि ठीक है, जो सीखा है, समझा है, सिखाते जाएंगे। तो बस इतनी सी जर्नी शेयर करनी थी कि परफेक्ट हम भी नहीं है, जो दीदी ने कहा ना, ऐसा नहीं है। हम में कोई फ्लॉज नहीं है। लेकिन हाँ, इन चीजों से जिंदगी खूबसूरत जरूर हो गई। चैलेंजेस कम हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं। और एक चीज और आपको बोलूंगी, जिस भी मेंटर को आप सुनते हैं ना, वो यूट्यूब पे कोई भी मेंटर हो, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, आप किसी को भी सुनते हैं ना, तो मैं कहती हूँ थोड़ी रिस्पेक्ट उनकी जरूर करिएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में चैलेंजेस नहीं है, बट उसके बावजूद वो आपके सामने अपनी चीजों को परोस रहे हैं, आपको दे रहे हैं। तो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हमें उन सभी मेंटर्स का होना चाहिए जो अपने लाइफ के चैलेंजेस के बावजूद भी अपने ज्ञान को दे रहे हैं। वो अपनी लाइफ सुंदर बना रहे हैं। वो नहीं भी देंगे किसी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो उसके बावजूद दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है हमें सभी ऐसे मेंटर्स को दिल से धन्यवाद देना चाहिए कि चैलेंजेस सबकी लाइफ में है। अगर जीवित है, सांसें चल रही है, तो चैलेंजेस भी चल रही है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई भी भूल चूक हो तो अपनी श्वेता को क्षमा करिएगा। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। स्टार्ट करते। लास्ट सेशन में हम लोगों ने जाना कि हमारा बॉस कौन है। हमारा बॉस पेन है। और वो पेन्स हमने कहाँ स्टोर किए हैं? सबकॉन्शियस में, इन द फॉर्म ऑफ मेमोरीज। तो हम लोगों ने इसको फर्स्ट सेशन में बहुत अच्छे से जान लिया था। आज हम लोग थोड़ा सा और मेमोरी को समझेंगे डिटेल। मेमोरीज को डिटेल में समझा था, बट आज मेमोरी रिप्लेइंग समझेंगे कि ये क्या होता है मेमोरी रिप्लेइंग। बार बार मैं पिछले सेशन में अटर कर रही थी इस वर्ड को, रिप्लेइंग ऑफ मेमोरी। तो आज हम लोग उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। और आज के सेशन को जहां हम लोगों ने उसे एंड किया था, रिस्पेक्टेड पूर्णा नलामिको सिमोना जी के कोट से, कि if we can accept that we are the sum total of all past thoughts, emotions, words, deeds, and actions, and that our present lives and choices are colored or shaded by this memory bank of the past, then we begin to see how a process of correcting or setting a right can change our lives, our families, and our society. तो थैंक्स टू रिस्पेक्टेड मैम, बिकॉज इन्होंने इस सेक्रेड विजडम को सबके लिए, दुनिया के सामने उन्होंने बहुत सिंप्लीफाई वे में हमारे लिए दुनिया को वो दे करके गए, इस विजडम को। तो आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं। बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप भी रीड करें इसको। इस स्लाइड को याद रखिएगा कि इस पर लिखा क्या है। इस पर लिखा है 7H15M355 4G3। और भव्या ने इसको कितनी आसानी से पढ़ा। दिस मैसेज सर्व टू प्रूव हाउ आवर माइंड्स कैन डू अमेजिंग थिंग्स, impressive things. In the beginning, it was hard, but now on this line, your mind is reading it automatically without even thinking about it. Be proud.
ओनली सर्टेन पीपल कैन रीड दिस। इसको हम आगे समझाएंगे कि लिखा कुछ था, बट हम क्यों पढ़ पाए इसको, क्यों हम इसे रीड कर पाए। राइट। तो आगे बढ़ेंगे, आज के सेशन पे हम लोग आएंगे मेन टॉपिक पे, रिप्लेइंग ऑफ मेमोरी। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने बार बार कहा कि मेमोरी रिप्लेइंग जो हो रही है वो हमारी लाइफ को रूल कर रहा है, या हमारी लाइफ का इंचार्ज आज की डेट में हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर्ड हमारी मेमोरीज है, जो हमें रूल कर रहा है, जो हमारे पूरे प्रेजेंट और फ्यूचर को गवर्न कर रहा है। तो रिप्लेइंग मेमोरी क्या होती है, सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे। मेमोरी के बारे में जाना, अब ये समझो कि मेमोरी रिप्लेइंग का मतलब कि कितने लेवल पे हो रहा है ये, और कितने तरह की मेमोरी रिप्लेइंग हो रही है। एक होता है जैसे मैंने अभी कोई इवेंट हुआ मेरी लाइफ का, और मैंने दिव्यांशु दी को कॉल किया और बोला कि दीदी, अभी पता है आज भी ये हुआ और 10 साल पहले भी सेम चीज हुई थी। इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस रिप्लेइंग ऑफ, सॉरी, पहली जो रिप्लेइंग मेमोरी होती है वो होती है कंटिन्यूअस रिप्लेइंग ऑफ मेमोरी। का मतलब कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो है ना, पूरे टाइम मेमोरी रिप्लेइंग चल रही हो रही है, पूरे टाइम मेमोरीज, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में सारी मेमोरीज स्टोर्ड है और वो मेमोरीज अपने से चल रही है। राइट। एक होता है कि जो कंटिन्यूअस मेमोरी हमारे सबकॉन्शियस में रिप्ले हो रही है। दूसरा होता है कॉन्शियस रिप्लेइंग, जिसकी बात मैं अभी बता रही हूँ, फिर से बताती हूँ। कॉन्शियस रिप्लेइंग का मतलब होता है कि मैं किसी चीज को याद करके अपने पास्ट की, दिव्यांशु दी, भव्या या किसी से भी मिलती हूँ, तो मैं बार बार उसको बताती हूँ कि पता है दीदी, पास्ट में उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। तो उसको मैं कॉन्शियसली रिप्ले कर रही हूँ, क्योंकि सबकॉन्शियस में कौन सी मेमोरी रिप्ले हो रही है ये हम नहीं जान सकते हैं जब तक कि वो हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस में ना आ जाए। और एन नंबर ऑफ मेमोरीज जो है पीछे चलती रहती है हमारे। राइट। लेकिन कॉन्शियसली हम जब किसी भी पास्ट के इवेंट को उठा के किसी को शेयर करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि कॉन्शियस रिप्लेइंग हम कर रहे हैं। हम अपने अवेयरनेस में आके पीछे से अपने खजाने से एक मेमोरी को निकाल के किसी से शेयर कर रहे हैं। दैट इज कॉन्शियस रिप्लेइंग ऑफ मेमोरी। दूसरा आता है अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस रिप्लेइंग। राइट। इसका मतलब ये होता है कि सबकॉन्शियस जो है वो पूरे टाइम मेमोरीज को रिप्ले कर रहा है। ठीक। कभी कभी क्या होता है कि हमारी अवेयरनेस में आ जाता है कि अंदर कौन सी मेमोरी चल रही। मान लीजिए कि एक पेनफुल मेमोरी प्ले हो गई अंदर में, तो आपको अनईजी फील होने लगता है, अचानक से एंजाइटी होने लगता है, आपको लो फील होने लगता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा खासा तो मैं बैठी थी, क्या हो गया अंदर में, ऐसा क्या चलने लगा जिसकी वजह से मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा। मतलब कि ये रिप्लेइंग सबकॉन्शियस में हो रही है, बट विदाउट योर अवेयरनेस। आपके कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं है व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड। बट एक बार क्या होगा कि कोई भी मेमोरी जो रिप्ले बहुत सारी हो रही है, बट किसी पे बहुत ज्यादा इमोशंस अटैच्ड, तो उससे जब आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस फील होते हैं, तब आपका ध्यान जाता है कि समथिंग इज गोइंग ऑन इन माई माइंड। राइट। तो जरूरी नहीं कि जो मेमोरीज रिप्ले हो रही है वो हमारे अवेयरनेस में आए ही, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। लेकिन मेमोरी रिप्ले होती रहती है। राइट। रिप्लेइंग विद अवेयरनेस भी हो सकता है और विदाउट अवेयरनेस भी हो सकता है। मैं आपको बताती हूँ, मैक्सिमम विदाउट अवेयरनेस होता है, हमारे अवेयरनेस में नहीं आता, क्योंकि आपको अनईजी फील होता है। और मैं अगर पूछती हूँ कि क्या चल रहा है, आप कहते हो, थोड़ी देर शांत बैठते हो, तो नहीं ऐसा तो कुछ नहीं चल रहा नेगेटिव, आई एम गुड। तो इसका मतलब वो अवेयरनेस में नहीं है आपके। और समटाइम्स यू से कि मुझे अनईजी लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, मैं कहती हूँ रिलैक्स, पहले बॉडी को रिलैक्स करो, ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करो और ट्राई टू ऑब्जर्व योर थॉट्स। तो आपको वो मेमोरीज सामने बताते हैं कि अच्छा, ये अभी दिमाग में चल रहा है, ओह ये तो बहुत पेनफुल है, इसकी वजह से मुझे बॉडी में सिम्टम्स महसूस हो रहा है। राइट। ये होता है मेमोरीज के बारे में। अब समझिए मेमोरी हुक क्या होता है, हुकिंग ऑफ मेमोरी जिसको हम कह सकते हैं। कि मेमोरी हुक क्या होता है, एन नंबर ऑफ मेमोरीज हमारे माइंड में चल रही है, एन नंबर, आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और मैंने लास्ट सेशन आप लोगों से शेयर किया था कि मेमोरी सिर्फ हमारी लाइफ की नहीं है, हमारी पास्ट लाइफ की है,
हमारे एंसेस्टर्स की है। मैं श्वेता से 100% एग्री करती हूँ इस बात के लिए कि ये हम सबके साथ होता है, ज्यादातर हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं होता। क्योंकि अभी तक का मेरा भी तजुर्बा है, जब भी किसी से बातचीत होती है ड्यूरिंग काउंसलिंग, तो नहीं नहीं मैम ऐसा कुछ भी तो नहीं चल रहा है, यकीन मानिए मैं बहुत पॉजिटिव काम कर रही हूँ, सोच रही हूँ, पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, सुन रही हूँ, तो मेरे अंदर मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी दिन में कई बार ऐसा हो जाता है जब आप बिल्कुल एक, घर में सब कुछ सही है, सही जोन चल रहा है, आप व्यस्त भी है किसी काम को करने में, लेकिन फिर भी कुछ पलों के लिए आपको बहुत लो फील हो रहा है, बहुत सिंकिंग, एक बेचैनी, एकदम रेस्टलेसनेस, एकदम लग रहा है पता नहीं जैसे कुछ चीज खो जाती है, पता नहीं दुनिया ही क्या हो गया, ऐसा सब कुछ चल रहा है। और ऐसे मोमेंट्स मैंने बहुत सारे लोगों की लाइफ में तब भी देखे हैं जब वो किसी हैपनिंग प्लेस पे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं, या सब कुछ बहुत ओके ओके है, ऐसा नहीं कि उस समय झगड़ा हो रहा है, मतलब सब कुछ बहुत चल रहा है, फिर भी अचानक वो जोन आउट हुए और ये सारी फीलिंग आई। तो श्वेता का ये वाला जो पॉइंट है कॉन्शियस अवेयरनेस, मैं तो समझती हूँ 99% सबके साथ यही होता है, कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं होता। चीजें नहीं होती। राइट, थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। तो फिर से इसको समझाऊंगी कि ये मेरे पूरे इस पेन इज नॉट योर बॉस का ना सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, कि हमारे सब कॉन्शियस में सारी मेमोरीज स्टोर्ड होती हैं, और वहाँ पास्ट लाइफ से लेके हमारे एंसेस्टर्स तक की भी मेमोरीज है, वो कंटिन्यूअस रिप्लेइंग हो रही है। ठीक, वो पूरे टाइम चल रही है, वहां पे एन नंबर ऑफ मेमोरीज चल रही है। राइट, अब क्या होता है कि कॉन्शियसली आप जिस मेमोरीज को बार बार रिप्ले करते हो, आपका सब कॉन्शियस उसको इंपॉर्टेंट मानने लगता है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी है श्वेता के लिए, तभी तो श्वेता बार बार इस मेमोरी को रिप्ले कर रही है, वो भी कॉन्शियसली, अपना सारा काम छोड़ के फुल अटेंशन के साथ शी इज रिप्लेइंग दिस मेमोरी, मतलब इसे ये मेमोरी बहुत पसंद है। और हमारा सबकॉन्शियस ना हमें हर विश हमारी पूरी करने के लिए, कहते हैं ना, 24/7 खड़ा रहता है। तुम बोलो तो सही हो, मैं तुम्हारे लिए करके दूं। तो उसको ये तो समझ नहीं आता, क्योंकि इलॉजिकल माइंड होता है वो, कि ये देना है कि नहीं देना है, इससे पेन अटैच्ड है कि प्लेजर अटैच्ड, उसको ये नहीं समझ में आता है। उसको सिर्फ और सिर्फ हमारा इम्पोर्टेंस जिसको हम बनाते हैं। तो जब आप सोचिए, सब काम छोड़ के एन नंबर ऑफ काम जो है हमारा सबकॉन्शियस चला रहा है, हमारे हार्ट को चला रहा है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चला रहा है, वो जानता है मैं 90% वर्क कर ही रहा हूँ। श्वेता कॉन्शियसली सब काम छोड़ के कोई एक मेमोरी को बार बार पिक कर रही है, कभी दिव्यांशु दी से बता रही है, कभी सुरेखा दी को फोन करके बता रही है, कभी नैना से शेयर कर रही है। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है श्वेता के लिए। तो मुझे तो श्वेता को, मैं श्वेता से बहुत प्यार करती हूँ, तो आप मुझे श्वेता को इससे मिलती जुलती मेमोरीज उसकी लाइफ में और अट्रैक्ट करके देना है। समझिए इस चीज को कि हमारी लाइफ में अगर चीजें नहीं करेक्ट हो रही हैं तो रीजन क्या है। क्या कॉन्शियसली हम उन मेमोरीज को जिनसे हम भागना चाहते हैं, जिनसे हम चाहते हैं कि ये इवेंट मेरी जिंदगी में दोबारा ना हो, क्या अननोइंगली हम उसको रिप्ले तो नहीं कर रहे हैं कॉन्शियसली? क्योंकि जब आप सोच के बोलते हो कि पता है दीदी ऐसा मेरे साथ हुआ, फिर सुतपा आ गई, मैंने कहा पता है सुतपा, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। उसके बाद भव्या आई, तो मैंने कहा कि भव्या को कैसे छोड़ दूं, भव्या को भी बता दूं, तभी तो सोचेगी दीदी माँ कितना ज्यादा परेशान है, सही में माँ कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब अपने को विक्टिमहुड में ले जाने में हम कोई कमी नहीं करते। राइट, एक होता है कॉन्शियस रिप्लेइंग, एक क्या होता है ना, हमारा ऑटो पायलट मोड में जा चुका है। आप देखिएगा हम सब ने किया है, मैं ये नहीं कहती कि मैंने नहीं किया, और आज भी हो जाता है कभी कभी कि मैं अगर कोई चीज बता रही हूँ, जैसे मुझे बोलना है कि दीदी दिव्यांशु दी आपने जो मेडिटेशंस के सारे रिकॉर्ड किए हैं ना ऑडियोज, ब्यूटीफुल है, मुझे उसको सुनते ही बहुत अच्छा लगता है। पता है दीदी परसों क्या हुआ ना, मैं बहुत परेशान थी। एक्चुअली हुआ क्या ना, उस दिन दीदी सारी चीजें वही पुरानी फिर से मेरे सामने आई, और मैं बहुत ज्यादा अपसेट थी। और पता है जब तुम्हारा वो मैंने ऑडियो सुना ना, मैं रिलैक्स हुई और मैं आराम से सो गई। ये मैं बताने बताने में बोल गई उसको, ये मैं अनकॉन्शियसली बता गई उसको, मेरा इरादा उसको रिलीव करने का नहीं था। यहां मेरा कॉन्शियस बाईपास ही है। मेरी एक ऑटो पायलट पे आदत हो गई है, पहले अपना दुख बताने की फिर अपनी बात शेयर करने की। अच्छी, मैं एक ही चीज कहती हूँ,
जब भी कोई थॉट आए या जब भी कोई सेंटेंस बोलना हो ना, तो उसके पहले एक सेंटेंस लगाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। और वो ये कि और मैं ऐसा ही चाहती हूँ। जिस भी थॉट के आगे आपने ये लगा दिया और मैं ऐसा ही चाहती हूँ, उस थॉट से डरने लगेंगे आप। जिस सेंटेंस को आप बार बार बोल रहे हो उसके आगे खाली एक ये लगा दीजिए, और मैं ऐसा ही चाहती हूँ। आप ये लगाइए चाहे नहीं लगाइए, आपका इलॉजिकल माइंड सबकॉन्शियस उसको लगा के ही चलता है, क्योंकि आप बार बार उसे याद कर रहे हो तो उसको लगता है कि नहीं ये तो ऐसा ही चाहती है, तो मुझे इसको देना है। राइट, ये क्लियर हुई? प्लीज मुझे थम्स अप करके बताइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर ये नहीं समझे ना हम, तो हमारे आगे का सेशन बहुत फ्रूटफुल नहीं जाएगा। राइट, थैंक यू सो मच मनोज भाई। उसके बाद आता है कि नेक्स्ट जो मैं बताती हूँ कि अब हम लोग जानेंगे कि मेमोरी हुक क्या होती है। एक हम लोग जान गए, कंटिन्यूअस मेमोरी रिप्लेइंग हो रही है हमारे सबकॉन्शियस में। कुछ हम अनकॉन्शियसली उसको रिप्ले करते हैं, कुछ हम कॉन्शियसली उसको रिप्ले कर रहे हैं। आप जानिए कि हुक क्या होता है, मेमोरी हुक क्या होता है। अब एन नंबर ऑफ मेमोरीज चल रही है। अब अचानक से, जैसे आपसे कहा ना कि बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है, अचानक से अनईजी लगने लगा। अच्छा खासा मैं नैना, भव्या, पूर्णिमा दीदी लोग सब लोग गए हैं रेस्टोरेंट में बैठ के अच्छा सा खाना खाने के लिए। अचानक से हंसी मजाक होते होते मैं चुपचाप शांत हो गई हूँ। भव्या पूछती क्या हुआ माँ? मैं कहा पता नहीं बेटा, अच्छा नहीं लग रहा है। तबीयत ठीक है ना? हाँ तबीयत ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट अच्छा फील नहीं हो रहा है। इस समय क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। मेरी कोई मेमोरी हुक हो गई। अब देखिए हुक कैसे हुई, क्योंकि वहां तो सब कुछ अच्छा था। मैं उन लोगों के साथ बैठी थी जिनसे मेरा सोल कनेक्शन है, जिनके साथ मुझे बैठना, बातें करना, समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। तो हुक क्या किया, अब समझिए। सब कॉन्शियस में हमारी मेमोरीज की ईच एंड एवरी डिटेल्स है। अब मान लीजिए जो मेमोरी रिप्ले हो रही है, जो पेनफुल है, जो मेरे अवेयरनेस में भी नहीं भी आ रही, बट उस रेस्टोरेंट में रेड कलर, वो रेड कलर है जिससे मेरे अंदर पेन अटैच्ड है, वो वहां पर फ्लावर रखा हुआ है। अब मेरे सबकॉन्शियस ने उस रेड फ्लावर को देख करके उस पेनफुल मेमोरी को रिप्ले कर दिया और मेरे कॉन्शियसनेस को बुक कर लिया। और थोड़ी देर के बाद मैं भव्या से कहती हूँ, अगर कि भव्या मैं शांत हुई तो मुझे याद आ रहा है, ये सारे इवेंट्स मुझे याद आ रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी हुक। और वो कब, कौन सी मेमोरी कहां से हुक हो जाएगी मैं आपको बताती हूँ। प्लेस, पर्सन, थिंग्स, कुछ भी हो सकता है। टोन ऑफ वॉइस, किस चीज से किसकी मेमोरी हुक होगी आपको नहीं पता है, क्योंकि हम लोग आइसबर्ग याद करिए, हम 10% दिखाई देते हैं, 90% पेन हमारा अंदर है। किसको किस वर्ड से पेन हो जाए, किस वर्ड किसी के पेन को ट्रिगर कर दे, हम और आप समझ नहीं सकते। तो कभी कोई बर्स्ट आउट हो ना, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हर और हिज पेन, कि इस वर्ड ने इसको ट्रिगर किया, इसका मतलब इससे बहुत ज्यादा पेन अटैच्ड है। और हम चूंकि रिश्तों में ना अवेयरनेस में नहीं रहते हैं, इसलिए बहुत बार अननोइंगली हम वो शब्दों का प्रयोग करते, उस टोन में बात करते, उस फिजियोलॉजी को हम अटेन कर लेते हैं, जिससे कि सामने वाले की मेमोरी हुक हो जाती है उससे रिलेटेड। और जब वो हुक होती है ना, तो भी दोनों चीजें होती है, आपके कॉन्शियस अवेयरनेस में आएगा और कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं भी आ सकता है। जिन लोगों ने अपने पे काम करना शुरू किया है, जो शांत बैठने लगे हैं, जिनको अपने अंदर चल के आ रहा है, वो 5-10% समझ पा रहे हैं, वो समझ लेंगे एक बार को कि कौन सी मेमोरी हुक हो गई है। लेकिन जिनके अंदर अभी बहुत केओस है, जो लोग 5 मिनट भी शांति से, यहां से भी शांत, सिर्फ यहां से नहीं, सब कुछ स्विच ऑफ करके बैठने की हिम्मत रखते हैं ना, मैं कहती हूँ आज की डेट सबसे बहादुर लोग वही, जो आधे घंटे मोबाइल स्विच ऑफ करके, इसको बंद करके यहाँ भी ताला लगा सकते हैं। ताला लगाने का मतलब कि ये तो चलेगा ही चलेगा, इसको आप रोक नहीं सकते थॉट्स को, बट उससे उलझना अगर हम छोड़ देते हैं, मुझे लगता है इससे तो ताकतवर कोई चीज नहीं है हमारी लाइफ में आज की डेट में। आप मोबाइल आधा घंटा बंद करके खाली नेट चला जाता है तो हम इतना अनईजी हो जाते हैं, आप सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं। तो
आज के बाद से ना आधा घंटा सब कुछ स्विच ऑफ करके ना अकेले अपने साथ बैठना शुरू किया। कुछ नहीं सुनना है उस समय, कुछ नहीं पढ़ना है, और कुछ रिसाइट नहीं करना। जैसे लगता कि अरे यार कुछ नहीं चल रहा तो कुछ खराब ही चल रहा होगा, तो चलो ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड ही बोल लेते हैं। नहीं, कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ खुद को सुनना है, क्या चल रहा है अंदर। मैं आपको गारंटी देती हूँ, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते, तो लगता था यार आधा घंटा हो गया, इतना सारा काम बचा हुआ है, और देखते थे तो 2 मिनट 3 मिनट, इतनी बेचैनी होती है। आज हमें अपने साथ ही बैठना सबसे ज्यादा तकलीफ दे हो गया है। तो सबसे ज्यादा टाइम हमें अब खुद को देना है। और मैं कहती हूँ 5 मिनट से शुरू करिए जरूर, नहीं तो आप इस मेमोरीज पे काम नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि हमारी जो मेमोरीज है ना, वो ही हमारी सारी चीजों को क्रिएट कर रही है। आगे मैं बताऊंगी क्यों और कैसे। ईच एंड एवरी, मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता मैं किस दिन नहीं जागूंगी, इसलिए सब कुछ दे के जाना चाहती हूँ। मेरी मंशा बस इतनी सी है, जो समझ गई हो ना, और जिससे अपनी जिंदगी को सुंदर बनाया है, लगता है सब कुछ दे के जाना श्वेता। और इतनी मोहलत तो मैं ऊपर वाले से मांगती हूँ कि अधूरे में मत ले जाना, पूरा काम करके जितना समझा है समझा के जाना चाहती हूँ। थैंक यू। तो ये हो जाती है मेमोरी रिप्ले। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे सीखते हैं। ये हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया मेमोरी हुक क्या होता है। ये एक आइसबर्ग लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए, कि ये जो आइसबर्ग जब आप देख रहे हैं, तो ये जो कॉन्शियस माइंड है, ये देख रहे हैं 10% जो हमारे रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ना, ये 90% हमारे सबकॉन्शियस में। ये सबकॉन्शियस में स्टोर्ड मेमोरी से अटैच्ड इमोशंस है। मेमोरी हमारे लिए कभी हार्मफुल नहीं होगी। मेमोरी हमारे लिए क्यों इतना ज्यादा चीजें क्रिएट कर रही है? बिकॉज हर मेमोरी के साथ एक इमोशन अटैच्ड है। अच्छा इमोशन जिसमें जॉय है, हैप्पीनेस है, पीस है, राइट, एक्सपेंशन है, लव है। और नेगेटिव इमोशंस भी अटैच्ड है कुछ मेमोरीज के साथ, जहां हर्ट्स हैं, पेन है, एंगर है, सप्रेस्ड इमोशंस है, एन नंबर ऑफ इमोशंस है वहां पे, एंगर है, फियर है, गिल्ट है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे स्टोर्ड है। ये मैं इमोशन की लेके आई हूँ, क्योंकि सबकॉन्शियस में जितनी मेमोरीज है ना, हर मेमोरीज में, कि कभी कभी तो एक ही मेमोरीज में 3 3 इमोशंस है, एंगर भी है, ग्रीफ भी है, आपको हर्ट भी फील हो रहा है वहां पे, आपको इंसल्टेड भी फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपको कोई चोकिंग फीलिंग हो रही है। मतलब एक ही मेमोरी में एन नंबर ऑफ इमोशंस अटैच्ड है। और अगर हम लोग अपने इन इमोशंस पे काम नहीं करते हैं, और मेमोरी रिप्ले की जो एनर्जी है उसको ट्रांसम्यूट नहीं करते हैं, तो हम किसी एरिया में 100% ग्रो नहीं कर सकते। चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, सक्सेस, फेम हो, रिलेशनशिप हो, या कुछ भी हो। मैं आपको ये गारंटी देती हूँ। हमें इस पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इसमें 12 या 13 साल हो गए मुझे आए हुए। सब कुछ करती थी, बट फिर वो लगता था वापस चली जा रही हूँ जहां से शुरू किया है। तो कहते ना, डॉक्टर होने का और मुझे और मंगेश सर को एक ही फायदा हुआ, हम रूट तक चलते चले गए, और डीप में जाएंगे, और डीप में जाएंगे, और समझने की कोशिश करें। और हम दोनों ने अपनी जर्नी को सिर्फ और सिर्फ इसमें डेडिकेट कर दिया, कि इसको रूट तक समझ के जो लोग हैं उन तक हम ये ज्ञान जो समझा है हमने, वो जरूर दे करके जाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ, और नहीं मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और नहीं मैं किसी की गुरु हूँ ना मेंटर हूँ। मैंने जो सीखा है, समझा है, वो बस शेयर करती हूँ आपसे, क्योंकि मेरी जिंदगी के साथ साथ एन नंबर ऑफ लाइफ्स में चेंजेस आया है। लोगों की जिंदगी में खुशियां आई हैं, तो लगा कि चलो ठीक है, अब एक बड़े स्केल पे करते हैं, कोशिश करते हैं जो समझा है वो लोगों से शेयर कर सके। राइट। तो आप लोगों को आइसबर्ग को दिखाने का जो मेरा पर्पस है, इसके बाद आप रिलेट कर पाएंगे कि अगर आपको किसी में एग्रेशन दिखता है, आपको दिखता है कि उसका बहुत टॉलरेंस कैपेसिटी, बहुत बहुत जल्दी उसे गुस्सा आ जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो फ्रस्ट्रेटेड ही रहता है, या जब भी बात करता है वर्बल अब्यूज ही करता है, जब देखो रिफ्यूजल स्टेट में रहता है, सेल्फ आइसोलेशन है, वायलेंस करता है, थ्रेटनिंग, हर छोटी छोटी चीज में उसका कंट्रोल हट जाता है, सेल्फ कंट्रोल हट जाता है। ये आपको ऊपर का दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है
वो अपने आप में नर्वस फील कर रहा है, क्योंकि कितनी सारी मेमोरीज होगी जिसमें उसको ये फील कराया गया वो सच होगा, वो सही होगा, लेकिन वो अपनी सफाई नहीं दे पाया है और उसको एन नंबर ऑफ चार्जेस लगाए गए हैं। एग्जॉस्टेड है वो अपने अंदर से, वो खुद ही ट्रैप है अपने नेगेटिव इमोशंस में, गिल्टी है वो, स्केयर्ड है, इनसिक्योर है वो बच्चा या बंदा, डिसअपॉइंटेड है वो खुद भी, ओवरवेल्म्ड है। एंड ये सारी जो मैं इमोशंस बता रही हूँ ना, हर मेमोरीज के से रिलेटेड बता रही हूँ। किसी में एक इमोशन हो सकता है, किसी में एन नंबर ऑफ इमोशंस हो सकते हैं। उसके अंदर भी एंगर है, उसको एन नंबर ऑफ टाइम्स रिजेक्ट किया है उसके अपनों ने, सोसाइटी ने, स्कूल ने, वर्क प्लेस पे। वो खुद भी अकेला है। वो कहने को तो जॉइंट फैमिली में है, बट एकदम अकेला है। इंसान अकेला पता है कब फील करता है? जब उसे कोई सुनने वाला नहीं होता है। और खास करके ये चाइल्डहुड में अगर उसे किसी ने नहीं सुना है ना, तो बड़े होने के बाद उसे कितने भी लोग मिल जाए, उसका अकेलापन उसके अंदर ही रह जाता है। अगर उसको किसी ने अंडरस्टैंड नहीं किया ना उसके बचपन में, तो वो कभी भी, उसको नहीं लगता कि उसको जिंदगी में कोई भी अंडरस्टैंड कर पाएगा। और हम क्या सोचते हैं, इतना तो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, पता ही नहीं इनको क्या लगता है कि मैंने नहीं समझती हूँ। हम उनकी पीड़ा को समझ ही नहीं सकते हैं। हम सिर्फ उनका बिहेवियर देखते हैं जो हमें 10% बाहर दिखाई दे रहा है। 90% उनकी पीड़ा से हम अनभिज्ञ होते हैं, क्योंकि हम अपनी ही पीड़ा को बड़ा मान बैठे हैं कि मेरी लाइफ में ही सबसे ज्यादा चैलेंजेस है। मेरे सर बहुत अच्छा कहते हैं, आजकल तो कंपटीशन है कि मेरा दुख तेरे से बड़ा है। वेद सर अक्सर इसको कोट करते हैं कि लोग पहले सुखा दुखा बतियाते थे, आज दुखा दुखा बतियाते हैं कि नहीं भैया, दुख दुख बतियाएंगे और मेरा दुख तेरे दुख से बड़ा है। लेकिन मैं आज आपको सच बताती हूँ, मैंने अब तो काउंसलिंग छोड़ दी है, तो मैं टीचिंग में आ गई हूँ। मैं जब काउंसलिंग करती थी ना, तो मैंने एक चीज जाना, काउंसलिंग का एक फायदा मुझे क्या मिला ना, मैं हमेशा के लिए, मेरी हर सांस ना ग्रेटिट्यूड में चली गई। मेरी हर सांस पे ना मैं थैंक्स बोलती हूँ। मुझे आज, मेरा ईश्वर गवाह है, मुझे ईश्वर से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जितना दिया है ना, ये सांसें कम है मुझे उनको थैंक्स कहने के लिए। क्योंकि जब मैंने दुनिया का दुख सुना ना, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मेरा ही दुख सबसे बड़ा है। जब दुनिया को सुना तो मैंने कहा नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा दुख कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको सच बताती हूँ, जब आप अपने से किसी को सुनेंगे ना, जब किसी की जिंदगी को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि दुख क्या होता है। हम पता है छोटी छोटी चीजों को लेके बैठे हैं। मेरा दुख क्या है, उन्होंने मुझे ऐसे बोला, उन्होंने मुझसे इस तरह से बात की। एक एक दुख बताते हैं आपको। एक माँ है, उसके 4 बच्चे। अभी मेरे पास कुछ ही दिन पहले चैम्बर में आई थी और उसने मुझसे कहा कि मैडम मुझे काम चाहिए। तो मैंने कहा कि क्या हो गया आपको, क्योंकि मैं बहुत पहले से जानती हूँ, वो बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो मैंने कहा क्या हो गया? बोले मेरे घर वालों ने मुझे मेरे बच्चों से ही बाहर निकाल दिया है। मैंने कहा किस लिए? बोले उनका कहना है कि मेरे पे मेडिसिन का बहुत खर्चा हो जाता है, क्योंकि आए दिन मुझे कुछ ना कुछ लगा रहता है, और ज्वाइंट फैमिली है और बिजनेस भी ज्वाइंट में है। तो उन्होंने यही कह के निकाला है कि बहुत ज्यादा मेडिसिन का एक्सपेंडिचर मेरे पे आ रहा है, और मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो मैंने कहा "अभी आप हैं कहाँ?" बोले कि जगह नहीं बता सकती, लेकिन ऐसी जगह हूँ जहाँ कोई भी अच्छे घर की लेडी नहीं जा पाएगी, मुझे कोई भी काम दे दीजिए। मैं यही सोचती रही कि मैं आपको एक छोटी सी बात बता रही हूँ, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले ही मेरे चैम्बर में ये चीज हुई थी। उसको जो था कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी, मतलब चूंकि वो पढ़ी लिखी है, एमए है, एमकॉम है, और जॉब किया नहीं क्योंकि फैमिली ने अलाउ नहीं किया। शादी के बाद ये हुआ कि नहीं बच्चे को देखना है, और उन्होंने छोड़ दिया। तो आज कम से कम 17-18 साल मैरिज के बाद, अब तो चूंकि उन्होंने काम किया नहीं, इसलिए अब उनको समझ नहीं आ रहा था वो करें तो क्या करें। तो हम लोगों को क्या लगता है ना कि नहीं, मेरा दुख सबसे बड़ा है, मुझे किसी ने कह दिया, हम उस बात को पकड़े रहते हैं। हम सबसे ज्यादा लोगों की लाइफ में चैलेंजेस है, राइट? तो हम क्या करते हैं ना, जो यहाँ जो आप लोगों को बताने का पर्पस है कि अब जैसे वो इतनी बार जज हुआ है, जो इमोशन उसके अंदर है, कितनी बार वो एम्बैरेस्ड फील किया उसने, वो खुद भी फियरफुल है, वो डिप्रेशन में, वो फियरफुल है ना, इसलिए वो सामने वाले
पे अटैकिंग मोड में रहता है, क्योंकि उसको ये फियर है कि फिर से कोई मुझे पे ना अटैक कर दे, इसलिए वो डिफेंस, अपने डिफेंस में सामने वाले पर अटैक करता है। और ये सब ना अनकॉन्शियस लेवल से होता है, बिलीव मी। कोई भी इंसान जानबूझ के ना किसी को हर्ट नहीं करता। हम अपने अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस में पड़ी हुई मेमोरीज में से अटैच्ड इमोशंस की वजह से बिहेव करते हैं। उसके अपना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, वरीज है, कितनी बार उसको भी अटैक किया गया है, वो शेमफुल है, फील करता है, उसके अंदर डिसरिस्पेक्ट है, हेल्पलेस फील करता है, ऑफेंडेड फील करता है, वो खुद भी सैड है अंदर से। तो हर मेमोरीज इमोशंस कैरी करती है। तो हम क्या करते हैं ना, किसी भी पर्सन का बिहेवियर देखते हैं, अगर और उस बिहेवियर से उसको हम लेबल कर देते हैं, अरे यार ये बहुत गुस्सैल है, उसका गुस्सा दिखा, उसका गुस्सैल, हमने उसको लेबल कर दिया, वो बहुत गुस्सैल है। आपने अपने अंदर उस चीज को प्रोग्राम कर लिया, फिर वो आप वही देखेंगे उसके में, क्योंकि आपने अपने अंदर उसकी एक इमेज बना ली है। ये जो अंदर इमेज होगी वो बार बार बाहर क्रिएट होगी। जब हम उसके पेन को अंडरस्टैंड करेंगे कि नहीं, इसके अंदर कोई तो भी पीड़ा है, बहुत पेन में है ये सामने वाला, और आप उस समय उससे, उसके बिहेवियर से डिटैच हो जाइए और उस पर्सन से अटैच हो जाइए, तो आप उसके पेन को फील कर सकें। हम क्या करते हैं ना, उस पर्सन से डिटैच हो जाते हैं और उसके बिहेवियर से अटैच हो जाते हैं कि बुरा इंसान है, उसका बिहेवियर खराब है, बट उसकी पीड़ा को, पेन को नहीं समझ पाते कि किस चीज ने उसकी, कौन सी नेगेटिव मेमोरी को, जिसके बहुत सारे पेन्स अटैच्ड है, एन नंबर ऑफ इमोशंस आर देयर विद दैट मेमोरी, वो उसका हुक हो गया है, जिसकी वजह से ये बिहेवियर वो कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मैं जब इस चीज को मैंने समझा, उसके बाद से मेरे सामने जो भी लोग का बिहेवियर ऐसा होता है, पहले हम भी मैच कर जाया करते थे उनके साथ, अब कोशिश करते हैं कि उनको समझ सके। जब तक कि अपनी कोई नेगेटिव पास्ट मेमोरीज हुक नहीं हो गई, जिससे बहुत पेन हमारे भी अटैच्ड है, तब तक हम अपने को शांत कर पाते हैं। राइट। तो ये हमें समझना है कि मेमोरीज जो है ना, वो हमारे लिए क्यों पेनफुल होती है, क्योंकि वहां हर मेमोरी में कुछ इमोशंस अटैच्ड होते हैं। मैं आज आप लोगों को ना एंगर और फियर के कुछ माइनर फॉर्म्स लेके आई हूँ। हमें एंगर का मतलब क्या लगता है कि जो बहुत चीखता चिल्लाता है। मैं कुछ साल, मतलब मैं आपको बताऊं तो बहुत सालों तक मुझे खुद को था कि मुझे गुस्सा नहीं है। मेरी फैमिली में भी सब कहते थे श्वेता सबसे कूल है, श्वेता को गुस्सा नहीं है। बट मुझे वो लोग एकदम अच्छे नहीं लगते थे जिन जो गुस्सा करते थे। मैं कहती थी मुझे गुस्सा करने वाले लोग पसंद नहीं। तो इसका मतलब पता है क्या है, कि मेरे अंदर गुस्सा है, तभी मैं किसी के गुस्से को देख सकती हूँ। राइट। क्योंकि जो मेरे अंदर नहीं है ना, वो सामने वाले में नहीं देख सकती। तो एंगर में चीखती चिल्लाती नहीं थी, ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। लेकिन इसके बहुत सारे माइनर फॉर्म्स होते हैं, बट माइनर फॉर्म्स डेफिनेटली था। इम्पेशेंट होना, इरिटेशन अगर हमें होता है, तो इरिटेशन मुझे होता था, क्योंकि मैंने बोला ना, जो बहुत गुस्सा करता है मुझे से बहुत इरिटेशन होता था। तो इट्स अ माइनर फॉर्म ऑफ एंगर। तभी तो मुझे सामने वाले का एंगर दिखता था और मुझे लगता था कि अरे ये बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, क्योंकि मेरे अंदर भी इरिटेशन था गुस्सा करने वालों को लेकर। और गुस्सा करने वालों को ही लेकर के था, इसलिए इरिटेशन भी होता था। तो मेरे अंदर ये माइनर फॉर्म था, तभी मैं किसी के और के बाहर मेजर फॉर्म ऑफ एंगर आइडेंटिफाई कर पाती थी और अट्रैक्ट करती थी। फ्रस्ट्रेशन, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में सेल्फ भी आ सकता है, हम जो सेल्फ को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं और अदर्स को क्रिटिसाइज करते हैं, इट्स अ माइनर फॉर्म ऑफ एंगर। रिजेंटमेंट, जेलसी, बिटरनेस। मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप देखिए कि इसमें से कितने सारे इमोशंस हम में हैं, और हम सब में है, मिला जुला के, कम ज्यादा हो सकता है बट सब में है। राइट। फियर के माइनर फॉर्म्स लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। टेंशन में अगर हम रहते हैं तो इट्स अ माइनर फॉर्म ऑफ फियर। एंजाइटी आज हम सबको है, छोटे बच्चों को है आज की डेट में, वो भी फियर में है इसका मतलब। नर्वसनेस, वरी, डाउट, इनसिक्योरिटी, फीलिंग नॉट गुड इनफ, दीज आर द माइनर फॉर्म्स ऑफ फियर। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हेल्दी रिलेशनशिप इज नॉट क्रिएटेड बाय टू परफेक्ट पीपल, इट इज क्रिएटेड बाय
two self-aware minds that choose understanding, compassion, and conscious responses over old emotional patterns. इसको मैं फिर से पढ़ती हूँ आप लोगों के लिए. Healthy relationship is not created by two perfect people. It is created by two self-aware minds that choose understanding, compassion, and conscious responses over old emotional patterns. अगर perfect people, तो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनके बीच में कभी क्लैशेस नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि उनके पास तो बड़ा नॉलेज है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. आज जो जितना पढ़ा लिखा है वहां उतने क्लैशेस हैं, क्योंकि अच्छे रिलेशनशिप के लिए हमें दो सेल्फ अवेयर माइंड चाहिए, जिसमें हमारे सबके अंदर हमारे प्रोग्रामिंग्स हैं, क्योंकि एंसेस्टर्स की भी प्रोग्रामिंग है, हमारे पास्ट लाइफ की प्रोग्रामिंग है, हमारी सारी मेमोरीज है उनकी भी है. तो जब हम अपने ओल्ड इमोशनल पैटर्न को समझते हैं कि हाँ मेरे अंदर ये पैटर्न्स हैं, और हम कॉन्शियसली, देखो कितना सुंदर बनाया ईश्वर ने हम सबको. उन्होंने हमें कॉन्शियस पावर दिया है कि आप अपने बिहेवियर चूज कर सकते हो, आप अपने रिएक्शंस चूज कर सकते हो, आप अपने रिस्पॉन्स चूज कर सकते हो. तो जब हम कॉन्शियसली चूज करते हैं कि हाउ टू बिहेव, हाउ टू रिस्पॉन्ड, तब हम एक सुंदर रिलेशनशिप बनाते हैं. होता क्या है ना, पास्ट में हम रहते हैं क्योंकि हमारी मेमोरीज ही हमें चला रही है. पास्ट में अगर एक पर्सन के साथ हमारा बैड एक्सपीरियंस हो गया है, तो जब भी वो आते हैं, अगर उनकी फिजियोलॉजी को माइंड उठा लेता है कि अरे यार ये फिर से लग रहा है कुछ. अच्छा, मेरे साथ यहाँ बहुत सारे लोग एग्री करेंगे कि बहुत बार कोई कुछ बोलता नहीं है, बट उनके आप चाल ढाल से लगता है बस ये आ गए, अब ये शुरू हो जाएंगे. आपका सबकॉन्शियस सेंस कर लेता है उसको, मेमोरी को तुरंत आपको बताता है कि यस यस ये वही करने वाला है, और आप रिप्ले करते हो और वो हो जाता है, और आप सोचते हो देखो मैंने सोचा था इसने किया है, और ये ऐसा ही है. नहीं, आपने सोचा और उससे कराया है. रियलिटी यही. इसको समझना होगा. हम लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि हम कैसे करा रहे हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, तभी तो करेक्शन करेंगे अपनी. We all are divine being with different programming. हम सब differently programmed actually. If conscious mind is working without the support of subconscious or emotions, you feel confused, stuck, working hard but no results, and wrong decisions, etc. मैंने जो फर्स्ट स्लाइड दिखाया था जिसमें भव्या ने उसको रीड कर लिया था, वो यही बताने का मतलब है कि बाहर कुछ भी हो, हमारे सबकॉन्शियस का एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, उसका एक गुण है कि वो हमें तुरंत ही आंसर देने के लिए वो तत्पर रहता है. इसलिए वहां 7THIS लिखा नहीं था, दिस नहीं लिखा था, उसको 7 करके लिखा हुआ था, बट चूंकि दिस मिलता जुलता है उससे, इसलिए तुरंत उसने आंसर दिया कि दिस है वो. अब आप सब लोग फर्स्ट स्लाइड को फिर से एक बार हम लोग देखते हैं. देखिए यहां लिखा है 7H15. हमने इसको दिस पढ़ लिया क्योंकि दिस हमारे मेमोरी में है, ऐसा मैसेज मिलता जुलता है. तो हमारे सबकॉन्शियस का नेचर है ये कि वो तुरंत हमें आंसर देता है, बताता है कि क्या है. तो इसी तरह से हमारी मेमोरीज के साथ भी, ये भी तो मेमोरी का ही पार्ट था ना एक, राइट. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, कि अब हम लोग 3 सेल्फ्स को समझेंगे, माइंड को समझेंगे अब थोड़ा बहुत, तब हम लोग थोड़ा सा इसको और डिटेल में जाएंगे. तो हम लोग समझते हैं कि माइंड जो होता है एक ही है, बट अलग अलग लेवल्स पे काम करता है. तो मेडिकल साइंस में जब हम लोग पढ़ते थे तो माइंड को हम लोग पढ़ते थे कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस. पेशेंट या तो कॉन्शियस है या पेशेंट अनकॉन्शियस है. बट न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम लोग पढ़ते हैं कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. क्योंकि सबकॉन्शियस बहुत फैमिलियर है, इसलिए मैक्सिमम एनएलपी जो मास्टर्स हैं वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस बोलते हैं. बट एनएलपी में, इन द न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, क्लासिफिकेशन जो है या लेवल्स ऑफ माइंड का जो क्लासिफिकेशन है वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस ही है, बट यूजुअली हम सबकॉन्शियस उसको बोलते हैं. साइकोलॉजी में इसका जो क्लासिफिकेशन है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. साइकोलॉजी इसको 3 लेवल्स पे क्लासिफाई करती है. बट जो हुना विजडम या हुना फिलॉसफी जो हम जिसकी बात करते हैं, हुना में कहा जाता है
कि कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और उसके ऊपर एक माइंड होता है, दैट इज सुपर कॉन्शियस माइंड। हुडा जो साइंस हम लोग जिसपे हम लोग हुडा विजडम और फिलोसफी जिसपे हम लोग काम करते हैं, उसमें कॉन्शियस माइंड को मदर कहा गया है, सब कॉन्शियस माइंड को बेबी कहा गया है, जो कि 5 to 7 years ओल्ड ही रह जाता है। एंड सुपर कॉन्शियस माइंड इज योर ट्रस्ट वर्दी गार्डियन कह सकते हैं, या इसको फादर भी बोला जाता है, राइट। उसके बाद हम जानेंगे कि लेवल्स ऑफ माइंड में, जैसे मैंने आपको आइसबर्ग दिखाई, ये कॉन्शियस है, ये सब कॉन्शियस है। इमोशंस हमारे सब कॉन्शियस में स्टोर होती है, हमारी सारी मेमोरीज जो है यहीं पे स्टोर होती है, और इसी मेमोरीज के साथ एन नंबर ऑफ इमोशंस अटैच्ड होते हैं। तो अगर अब हमें ये जानेंगे कि इमोशंस होता क्या है, क्योंकि हमें अगर अपनी मेमोरीज पे काम करना है तो हमें पहले इमोशन समझना होगा, क्योंकि आप मेमोरीज को डिलीट नहीं कर सकते सबकॉन्शियस माइंड से। मैं एक चीज बता देती हूँ, मेमोरीज क्यों हमारी लाइफ में चीजों को क्रिएट करी, क्योंकि मेमोरीज के साथ हमारे इमोशंस अटैच्ड हैं। और इमोशंस क्या होता है उसको जानेंगे। इमोशन का मतलब होता है एनर्जी इन मोशन, और यही हमारी लाइफ में सारी चीजों को क्रिएट कर रहा है, राइट। तो आइए आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इमोशंस को भी जानेंगे, क्योंकि इमोशन का मतलब ही होता है कि एनर्जी इन मोशन। और इमोशन इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी माइंड टू आवर थॉट्स, आवर एक्सपीरियंसेस एंड आवर परसेप्शंस। कहने का मतलब जो इमोशन होता है वो हमारा एक नेचुरल रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी और माइंड का। कोई भी थॉट आया, अच्छे थॉट्स आए तो हम खुश हो गए, नेगेटिव थॉट्स आए तो हम दुखी हो गए। कोई एक्सपीरियंस बाहर हुआ, कोई इवेंट हुआ, अच्छा था तो हम खुश हो गए, और अगर नेगेटिव हुआ तो हम दुखी हो जाते। तो कोई भी चीजें से, मान लीजिए इवेंट हैज नो मीनिंग, वी गिव मीनिंग टू द ईच एंड एवरी इवेंट। अब इवेंट को आपने मीनिंग दिया बुरा, ठीक, आपने उसे परसीव अच्छा नहीं किया, तो आपको अच्छा फील नहीं होगा। तो कहने का मतलब इमोशंस जो होता है ये नेचुरल रिस्पॉन्स है हमारे थॉट्स का, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं और जो हम परसीव करते हैं, उसके से रिलेटेड ही इमोशंस हमारे अंदर क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं। इमोशंस आर बेसिकली अ टेम्पररी वेव्स एंड इमोशंस आर मेंट टू बी फेल्ट। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने इसलिए इसको येलो में भी लिखा है। इमोशंस आर meant, these are the waves which meant to be felt, expressed and released। कहने का मतलब जितने भी इमोशंस हैं उसको पहले हमें फील करना है, उसे एक्सप्रेस करना है और उसको रिलीज करना है। लेकिन होता क्या है कि पॉजिटिव इमोशन है, अगर जॉय है, कोई हैप्पीनेस है, अगर सपोज नैना को एक कॉल आता है कि आपको इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई और आपकी इतनी 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 सैलरी है और आपकी 9 to 5 की जॉब। अब नैना चूंकि जॉब के लिए सोच रहे थे और उनको वो जॉब का ऑफर आ जाता है, नैना इतना ज्यादा खुश हो क्योंकि अचानक से आई ये खुशी। तो नैना अपने घर में सबसे शेयर करे। पहले तो नैना ने उस खुशी को फील किया, ओ गॉड, थैंक गॉड मुझे जॉब मिल गई फाइनली। फिर उसने एक्सप्रेस किया, 4 लोगों को बताया, अपनी फैमिली मेंबर्स में, अपने दोस्तों को शेयर किया। तो जब वो शेयर कर रही थी तो उसकी बॉडी एकदम रिलैक्स थी, बॉडी एकदम लूज थी, तो वो रिलीज हो गया। आप देखिए, जब भी कोई अच्छी बात होती है, आप किसी भी चीज के लिए खुश होते हैं तो थोड़ी देर ही खुश हो पाते, बहुत लंबे समय तक खुश नहीं हो पाते, क्योंकि आपने जो इमोशन जो वेव के फॉर्म में है, जिसका काम ही है कि अगर आपने उसे फील कर लिया, उसे एक्सप्रेस कर दिया और उसे रिलीज कर दिया, रिलीज तो ऑटोमेटिकली हो गया क्योंकि आपने बॉडी लूज छोड़ा है अपना, ऑटोमेटिकली रिलीज हो गया, राइट। तो वो आपके उससे जहन से निकल गया और आप उस बहुत ज्यादा देर खुश नहीं हो पाते। हम लोग चाहे कितना भी बड़ा हमारा सपना पूरा क्यों ना हो जाए, हम थोड़ी देर ही खुश हो पाते हैं क्योंकि हम उसको पूरा प्रोसेस होने देते हैं इमोशन को। अब जस्ट इसके ऑपोजिट नेगेटिव इमोशन की बात करेंगे। आप मान लीजिए कोई एक्सपीरियंस हुआ जिसमें मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और मुझे पता है मैं यहाँ पे बर्स्ट आउट नहीं हो सकती, मैं अपना एंगर शो नहीं कर सकती, क्योंकि अगर एंगर शो करती हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम बात रिलेशनशिप को लेके करते हैं और हेल्थ को, क्योंकि हेल्थ चैलेंजेस जितने लोगों को है उसके रूट में रिलेशनशिप चैलेंजेस है, रिलेशनशिप इश्यूज है। इसलिए मैं हेल्थ और रिलेशनशिप को साथ लेके चलती हूँ, क्योंकि अगर हमें हेल्दी भी होना है तो हमारा रिलेशनशिप अच्छा होना बहुत जरूरी है, घर से लेके बाहर तक का, राइट। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि वो फैमिली में है और उस कुछ ऐसा इवेंट हुआ जिसमें उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि कोई उसे समझ नहीं रहा है, एंड शी इज राइट, वो अपनी बात नहीं बोल पा रही है। अब उसको जो इमोशन आ रहा है एंगर का आ रहा है,
पहला इमोशन उसको एंगर आया कि मतलब मेरी बात समझ ही नहीं रहे लोग। और उसके बाद उसको पता है कि मैं एंगर एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद क्या होता है, लोग उस पर और भी चार्जेस लगाने लगते हैं, और उसको थोड़ी देर के बाद बहुत दुख होने लगता है कि मैं बोल भी नहीं रही हूँ, मैंने अपना गुस्सा भी बाहर नहीं निकाला, और ये लोग मुझ पर चार्जेस लगाए चले जा रहे हैं। और देखिए थोड़ी देर बाद आपको दुखी होना, आपका दुख होने लगता है और आप रोने लगते हो। तो आपके साथ क्या हुआ कि एंगर का इमोशन और सैडनेस का इमोशन दोनों, अब जैसे ही वो लोग गए, आप चूंकि रो भी रहे हो, आपको एंगर भी है और आपको पता है कि आप रिलीज नहीं कर सकते हो, आप अपने आंसू पोंछते हो और वापस से डाइवर्ट करते हो, चलो थोड़ी देर कुछ मोबाइल ही देख लेते, कुछ कर लेते, काम कर लेते, ताकि मुझे इस अनईजी इमोशन से बाहर जाना है। तो आपने उसे फील नहीं किया प्रॉपर, एक्सप्रेस तो हुआ ही नहीं वो, क्योंकि आप कर नहीं पाए। और चूंकि जब आप एंगर में होते हो या नेगेटिव इमोशन में होते हो, आप यह ध्यान दीजिएगा, आपकी बॉडी टेंस होती है। हम टेंस होते हैं जब भी हम एंगर में होते हैं, या हमें किसी चीज को लेके पेन हो रहा है तो हम टेंस हो जाते हैं, हमारी बॉडी टेंस हो जाती है, क्योंकि माइंड में जो चल रहा होता है ना उसके अकॉर्डिंग फिजियोलॉजी, हमारी जो बॉडी का जो लैंग्वेज है वो ऑटोमेटिकली वैसा हो जाता है। इसका सिग्नल ये पूरा अच्छे से मानता है। अब देखिए, हमने एंगर और सैडनेस को ना फील किया, ना एक्सप्रेस किया। अब क्या होगा, माइंड ने बॉडी के सिग्नल को देखा कि एकदम टेंस है, तो माइंड को समझ में आया कि ये इमोशंस जो है ना रिलीज नहीं करना चाहती है श्वेता। वो चाहती है कि कहीं ना कहीं वो रोकना है उसे, वो रिलीज अभी उसको नहीं सही टाइम लग रहा है रिलीज करने का, वो नहीं करना चाहे, उसको नहीं पता कि सिचुएशन क्या है बाहर, वो सिर्फ श्वेता को जानता है इमोशन। अब बॉडी टेंस है, और मैं आज आपको बताती हूँ जहां मैक्सिमम टेंशन है वो इमोशन आपका वहां जाके, इमोशन एक नेगेटिव एनर्जी है, जो नेगेटिव इमोशन है इट्स अ नेगेटिव एनर्जी, वो जाके उस एरिया में जहां पे मैक्सिमम टेंशन उसको बॉडी में आपके फील होता है वहां पे स्टोर हो जाती है। आज यहाँ बहुत सारे लोग मुझसे एग्री करेंगे कि आपके पूरे शरीर में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां आपको बहुत पेन होता है आए दिन। आप पेन किलर्स लेते हो, आपको राहत हो जाता है, फिर थोड़े दिन के बाद वहां पेन होता है, वहां पे आपके नेगेटिव इमोशन स्टक है। और पॉजिटिव क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि हम उसको फील कर लेते, एक्सप्रेस कर लेते और रिलीज कर देते। और ये एन नंबर ऑफ टाइम्स हमारी लाइफ में हुआ है। और मैं फिर से बोलूंगी, सब कॉन्शियस में पास्ट लाइफ की भी मेमोरी है, एंसेस्टर्स की भी मेमोरी है, और इस लाइफ की पूरी मेमोरीज है। और हर मेमोरीज के आपको नहीं पता एक एक मेमोरी में कितने इमोशंस अटैच्ड। तो आज हम लोगों के जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि इमोशंस शुड बी रिलीज्ड, ये इसका प्रोसेस ही है। इसलिए मैं कहती हूँ, और कि जब भी कोई आज के बाद से, मैं आगे पूरा डिटेल में सिखाऊंगी, बट एक टिप आपको दे देती हूँ, यूजफुल टिप, जिससे कि आप आज से ही काम करने लगे। कभी भी अनइजी फील हो ना, तो सबसे पहला काम कर दीजिए, करिए, रिलैक्स योर बॉडी। माइंड को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे हम, बट अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ सकते हैं। अगर बैठने में लगता है नहीं, कहीं ना कहीं टेंशन बना हुआ है, तो आप एक काम करिए, लेट जाइए अगर पॉसिबल है तो, और नहीं है तो आप चेयर पे भी रिलैक्स होके बैठ सकते हैं। अगर आपके पास मदर अर्थ है तो आप ब्लेस्ड हैं। अपने शू या स्लीपर जो भी पहना उतारिए, मदर अर्थ पे अपने पैर को रखिए, अपने हाथ को भी रख दीजिए। अगर पॉसिबल हो, आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो तो लेट जाइए जमीन पे, एकदम रिलैक्स कर दीजिए अपनी बॉडी। आप जब रिलैक्स करते हैं ना, उसके बाद आप जैसे ही उस इमोशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अच्छा अभी एंग्जाइटी हो रही है मुझे, आपके आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करते हो, उससे अगर आप करते हो कि मुझे पता है आप मेरे अंदर हो, मैं आपको महसूस कर पा रही हूँ, और जब आप रिलीज करते हो, आप उससे बातें करते हो, उससे कनेक्ट करते हो, और जैसे ही आपने चूंकि बॉडी लूज छोड़ा हुआ है, उसको ये मैसेज आ रहा है कि अब मुझे रिलीज कर देना है। ठीक है, ये जरूरी नहीं एक बार में हो जाए, ये आपको बार बार करना होगा। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा इमोशन है। एक और आपको यूजफुल टिप यहाँ बताती हूँ आप लोगों को, कि जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कुछ बहुत पेनफुल मेमोरीज है, तो उसको पहले पेन डाउन करिए। जब आप उसको पेन डाउन करेंगे ना, तो आपको सारे इमोशंस आएंगे, कभी एंगर आएगा, उसको साइड में लिखते जाइए। 2 लाइन लिखने के बाद आपको गुस्सा आ रहा है तो एंगर लिख दीजिए। 2 लाइन और लिखा आपने, आपको लगा कि नहीं यहाँ तो बहुत सैडनेस है, ग्रीफ फील हो रहा है आपको, ग्रीफ लिख दीजिए। इस तरह से फिर थोड़ी देर लिखा तो लगा बाप रे बहुत हर्टिंग था वो,
उसके बाद फिर थोड़ा और उसको डिटेल किया तो लगा अरे यार उसने इतने अब्यूजिव लैंग्वेजेस बोले थे, बहुत ह्यूमिलेटिंग फील हो रहा था, इतने सारे लोग खड़े थे वहां पे उसके सामने किया। अब आपके ये चारों इमोशंस आ गए। अब आप क्या करिए, एक एक इमोशंस को उठाइए। सब कॉन्शियस को रियल इमेज में ना और इमेजिनरी इमेज में डिफरेंस करना नहीं आता है। एक देखिए कि आप एक रेत ऐसी जगह है जहां पूरी रेत है, रेगिस्तान याद कर लीजिए। और एक इमोशन, पहला इमोशन एंगर था ना, उसको एंगर लिखिए, ये मेरा किया हुआ है, इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ। मैंने सोचा था इसको एंड में हम डिस्कस करेंगे, बट मुझे ऐसा लगा नहीं, हर सेशन में एक यूजफुल टिप देते जाए ताकि काम स्टार्ट हो जाए। राइट। तो मैंने इसको किया है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा सप्रेस्ड एंगर था कुछ सिचुएशंस को लेकर के। तो मैंने क्या किया, उस रेत पे एंगर को लिखा, ANGER। पूरे इवेंट को रिलीव किया और वहां से सारे इमोशंस निकाले। उस पूरे इवेंट में सबसे ज्यादा एंगर था मेरे अंदर, एक्सट्रीम एंगर। अगर उस समय कॉन्शियसली नहीं रोकती तो कुछ भी कर सकती थी, इतना एंगर फील हुआ। जब मैंने उसको रिलीव किया, सेम एंगर आई कुड फील आफ्टर 10 और 12 years उस इवेंट के। आई कुड फील द सेम इंटेंसिटी ऑफ एंगर जो मुझे उस समय फील हो रहा था। और मैं कहूँ तो इतना खाना पानी दे रही थी उसको कि और ज्यादा ही फील हुआ था कहीं ना कहीं। राइट। तो फिर मैंने क्या किया, उस रेत पे लिखा एंगर, और उसके बाद देखा कि बहुत तेज से आंधी आई और वो धीरे धीरे उसको उड़ा ले गए। ANGER सब उड़ गया। आप हवा का भी झोंका देख सकते हो, या बहुत तेज आप शीशोर देख सकते हो जहां पे समुद्र की लहरें आई और सारे एंगर को हटा ले गई। एक ही इवेंट में इसी चीज को आप रिपीटेडली अगर करते हैं, आफ्टर फ्यू मतलब सेशंस जो आप अपने साथ करेंगे इसको, आप देखेंगे जब आप उस इंसिडेंट्स को रिलीव करने की कोशिश करेंगे, मेमोरी तो वही रहेगी, कुछ फेडेड हो जाएगी, लेकिन वहां कोई इमोशन नहीं आएगा आपको वहां। ट्राई करके देखिएगा इसको, बहुत कारगर और बहुत सिंपल चीज है। मैंने कहा ना, मैंने और मंगेश सर ने सब चीज सिंपल, हमने पढ़ा बहुत कुछ, सब ट्राई किया, बट सिंपलेस्ट चीज जो हमें समझ आई और जिसको जीने के बाद लगा अरे ये तो बहुत आसान है करना, और मैं कहती हूँ श्वेता कर सकती तो कोई भी कर सकता है। तो इसको करिएगा इस तरह से। राइट। तो ईच इमोशंस कैरीज एन इंफॉर्मेशन। हर इमोशन हमारा कोई ना कोई इंफॉर्मेशन कैरी करता है। जैसे अगर एंगर आ रहा है, इसका मतलब पता है क्या है, कि कोई आपकी बाउंड्री जो आपने रूल्स और रेगुलेशंस अपनी लाइफ के बनाए हैं उसको कोई क्रॉस कर रहा है, तब आपको एंगर आता है। एंगर आपको यही बता रहे कोई आपकी बाउंड्री में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। जो बाउंड्रीज आपकी बनाई हुई है उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं हमारे। जैसे हम एक, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम कोर्स तैयार करते हैं तो हम सोचते हैं इस कोर्स का ये थीम होगा, इससे रिलेटेड सारी चीजें जो होंगी हम इस पे ये चीजें करेंगे। कोई उसको वॉयलेट करने की कोशिश करता है तो हमें गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि जो मैंने बाउंड्री सेट की थी कोई उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। इट्स अ नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ आवर माइंड। राइट। तो इमोशन शुड बी रिलीज्ड, शुड बी एक्सप्रेस्ड, बट हमारी प्रोग्रामिंग क्या हुई, इमोशन, गुस्सा बुरी चीज है, रोना नहीं। अपने इमोशंस अपने अंदर रखो नहीं तो दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी। अंदर से खोखला बना लिया है हम लोगों ने अपने आप को इसी चक्कर में, और अंदर से कमजोर है तो सारी चीजें वही अट्रैक्ट भी कर रहे हैं अपनी लाइफ। राइट। सैडनेस सिग्नल्स लॉस एंड द नीड फॉर हीलिंग। जब भी आप उदास फील करो तो समझ लो कि आपकी बॉडी चाह रही है कि हील होना चाहती है। जॉय शोज अलाइनमेंट विद लाइफ एंड कनेक्शन। अगर आप जॉय फील कर रहे हो तो आप अलाइंड हो लाइफ और जिंदगी के साथ, आप अलाइंड हो। राइट। उसके बाद होता है इमोशनल चार्ज के बारे में हम लोग जानेंगे, फिर हम आज का सेशन एंड करेंगे। व्हेन एन इमोशन डज नॉट फुल्ली मूव थ्रू, इंस्टेड इट गेट स्टक। जो मैंने अभी बताया कि अगर इसको प्रॉपरली मूव नहीं कराया गया तो ये एक जगह जाके हमारी बॉडी में कोई भी एक जगह वो चूज कर लेता है, वहां वो स्टक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कैसे हम इसको इमोशंस को सप्रेस करते हैं। जैसे कोई नेगेटिव इमोशन आ रहा है तो हम कहते हैं नो आई शुडंट फील लाइक दिस। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं फील करना है, मुझे अच्छा फील करना है, आई वॉन्ट हैप्पीनेस, आई वॉन्ट टू लिव इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑल द टाइम, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है मेरे ऊपर। एंड नंबर ऑफ नॉलेजेस तो हमें मिला है, बट कहीं ना कहीं जब अप्लाई नहीं किया ना तो समझ नहीं आ रहा है इसको जीना कैसे है। तो होता क्या है कि हम बहुत सारी पॉजिटिव 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 की बात करते हैं। तो जैसे ही आप अपने माइंड को कहते हैं ना कि मुझे खुशी चाहिए, आई वॉन्ट हैप्पीनेस, तो वो क्या करता है आपके अंदर के नेगेटिव इमोशन को सरफेस करता है। तो आप कहते हो मैं तो इससे हैप्पीनेस मांग रही हूँ तो ये मुझे मतलब सौरो क्यों ऊपर करके दे रहा है, सैडनेस क्यों दिखा रहा है।
सबकॉन्शियस इतना सुंदर है, वो उसको सरफेस कर रहा है कि रिलीज इट। बट हम क्या कहते हैं, नो, आई शुडंट फील लाइक दिस, मुझे ऐसा नहीं फील करना चाहिए अभी, मुझे तो हैप्पीनेस फील करना है। और आप क्या करते हो, फिर से जो इमोशन सरफेस हुआ निकलने के लिए आपने उसको सप्रेस कर दिया अंदर। मैं अच्छे से बैठी हूँ, दिव्यांशु दीदी मुझे पूछती हूँ, श्वेता एवरीथिंग इज गुड, तो यस, नहीं मुझे तो सही नहीं लग रहा, नहीं नहीं नहीं, आई एम फाइन दी, डिनायल स्टेट में मेरे अंदर इमोशन ऊपर आ रहा है, सरफेस हो रहा है, जो दीदी मुझे रीड कर पा रही है। और वो जब पूछ रही है तो मैं डिनाई कर रही हूँ, तो सब इमोशन फिर वापस जाता है कि नहीं, श्वेता डिनाई कर रही है, मतलब इसका टाइम है कि अभी बाहर नहीं निकले। मैं आपको सबकॉन्शियस की एक बहुत सुंदर नेचर बताती हूँ। एन नंबर ऑफ नेगेटिव इमोशंस आर देयर इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड इतना सुंदर काम करता है, वो देखता है कि अब मेरा ओनर इस इमोशन को टैकल करने लायक हो गया, मैनेज कर सकता है, वो उसको सरफेस करता है। और अगर हम उसके तीनों प्रोसेस में नहीं ले जाते हैं तो फिर सप्रेस हो जाता है। और वो तब तक नहीं आपको वो सरफेस करता है जब तक वो जानता है कि आप इसको हैंडल नहीं कर पाओगे, आप ओवरवेल्म ना हो जाओ। इसलिए बहुत बार वो नेगेटिव इमोशंस को आपके अंदर दबा के ही रखता है। लेकिन जब उसको लगता है कि अगर इसको अब और सप्रेस किया गया तो अब इसको लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है हमारे ओनर के लिए, तब वो सरफेस करता है उसको। और जब आप फिर दबा देते हैं तब वो बॉडी में डिजीज के रूप में, ड्रेडेड डिजीज के रूप में आपकी बॉडी में आना शुरू हो जाता है। तो इमोशन का मतलब ही यही होता है कि इट्स अ वेव, इसको मूव करते रहना है, राइट? इसको समझिए। और जब हम इसको नहीं मूव करने देते हैं अपने अंदर से, इसको सप्रेस करते जाते हैं, तो दिस स्टक एनर्जी क्रिएट्स चार्ज लाइक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड इन माइंड एंड द बॉडी। कुछ यहाँ स्टोर हो जाता है, कुछ हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है नेगेटिव। दिस कैन बी ट्रिगर्ड लेटर बाय सिचुएशंस दैट रिमाइंड अस ऑफ ओरिजिनल पेन। अब वहां पे जितने भी इमोशंस अटैच्ड हैं, वो 10 साल 5 साल के बाद उन शब्दों को सुन करके उन चीजों को फिर से अट्रैक्ट कर सकता है, वो उस मेमोरी को हुक कर सकता है और आपको उसी इमोशंस में ले जा सकता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि सामने वाले ने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे कि हमें इतना गुस्सा आए या हमें इतना ज्यादा आउटबर्स्ट हो जाए हमारा इमोशन। उसने एक सिंपल सी बात की थी, बट हम लिटरली जिसको कहते हैं ना बस्ट आउट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उससे रिलेटेड कोई पेनफुल मेमोरी विद हाईली चार्ज्ड इमोशंस आर ऑलरेडी देयर इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। उसकी वजह से हम इस तरह से बर्स्ट आउट होते हैं और हमें बाद में बहुत गिल्ट में जाते हैं। फिर एक नया नेगेटिव इमोशन अंदर हम चल ले लेते हैं, अरे यार उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं था, मैंने इतना क्यों रिएक्ट किया। क्योंकि इस रिएक्शन से बहुत सारे रिश्ते एक बार में खराब हो जाते हैं, क्योंकि एवरीबडी सीज आवर बिहेवियर, नोबडी सीज आवर पेन। किसी को हमारा पेन नहीं दिखता, क्योंकि सब अपने पेन में इतना ज्यादा। और ये गलत भी इसलिए नहीं है, क्योंकि मैं आपसे पूछती हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मैं एक सवाल पूछती हूँ कि अगर आपको कोई तकलीफ है और आपसे कोई कहे यार देखो ना वो तकलीफ में, तो समझ यार अभी रहने दो, पहले मुझे अपने से निकलने दो। तो ये हमारी बेसिक, हमारा वो एक नेचर है, तो उसके लिए हमें दुखी नहीं होना है। लेकिन हाँ, एक एक इमोशंस को समझना है और उसे अपने अंदर से हम सबको रिलीज करना होगा। हाउ दे वर्क टुगेदर। इमोशन नेचुरल वेव होता है, इफ ब्लॉक्ड बिकम्स एन इमोशनल चार्ज। अगर हम उसको ब्लॉक करते हैं, रिलीज नहीं होने देते हैं, तो वो एक इमोशनल चार्ज में कन्वर्ट होता है। एंड इफ एक्यूमुलेटेड ओवर टाइम बिकम्स बैगेज, इमोशनल बैगेज। तो हाउ टू वर्क विद इमोशन, उसमें कहते हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस में आओ, फील करो। पहले तो अवेयरनेस में आपको ये लाना है कि कौन सा इमोशन है। बहुत बार नहीं समझ में आएगा, हम कहते हैं स्किप कर जाना इसको। एटलीस्ट आप रिलैक्स होकर के बैठ गए हो ना, उसके लिए इतना ही काफी है, क्योंकि आपने बॉडी को लूज छोड़ दिया है। तो माइंड कमांड देने लगता है कि अच्छा चलो, समझने लगता है कि यस, अब श्वेता रिलीज करने के मूड में आ गई है, राइट? फील करना है जो भी चल रहा है। अगर समझ में आया, एंगर है, ग्रीफ है, हर्ट है, ह्यूमिलिएशन है, वॉट एवर इमोशन, फील करो, उसको रिलीज करो। ब्लैक बैग क्या होता है?
इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन किसी को भी पूछना है, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू।